Assalamualaikum everyone. I welcome you all on this platform. तो आज हमें पढ़ना है एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, क्योंकि हमने हिस्ट्री ऑफ JNK को स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें भी हम पहला पोर्शन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कल मैंने आपको इंट्रो दिया कि कश्मीर की हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, किन्होंने लिखी, जैसे नलमत पुराना, तो बेसिक सोर्स। उसके बाद कल हना ने स्टार्ट की। अब हमें एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को पढ़ना है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगी, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिल रहे हैं, आप बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें तो इसको ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आज जो ऑनलाइन सिस्टम है इसमें स्टूडेंट और टीचर का फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता है। तो टीचर को कैसे समझ आता है कि ये स्टूडेंट सेटिस्फाइड है कि नहीं, जब वो लाइक करते हैं, बाकी के साथ शेयर करते हैं, अपनी तरफ से वो सपोर्ट दिखाते हैं, तो टीचर के लिए एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है वो। सो यू शेयर विथ अदर फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, बाकी सबको फ़ायदा मिलेगा, अच्छी बात है। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दिस इज़ एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को हमें आज कवर करना है। पहले मैंने आपको बोला, जो कल्हना है ये फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर माना जाता है। इन्होंने राज तरंगी लिखी है, जिसका ये मीनिंग है, राज तरंगी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। इन्होंने इस बुक का यही नाम दिया है। तो कल्हना ने जब स्टार्ट किया इस हिस्ट्री को लिखना, इसने लिखी है जस्ट बिफोर द महाभारत वार। महाभारत वार हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन एक एंशंट हिस्ट्री को पढ़ने से पहले एक इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए कि किसने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो बोलते हैं महाभारत वार जो हुआ उससे पहले, उससे थोड़ा पहले ही कल्हना ने स्टार्ट किया लिखना हिस्ट्री। तो कल्हना हमें बोलते हैं पहले यहाँ पे गोनाडा फर्स्ट थे। यहाँ पे फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर जो थे वो थे गोनाडा फर्स्ट। ये मारा गया एक बैटल में अपने सन के साथ, जिसका नाम दामोदर था। इनको जंग छिड़ी लॉर्ड कृष्णा के साथ, तो उसमें ये हार गए और इन दोनों की मौत होती है, गोनाडा फर्स्ट और उसके सन की। ये यहाँ पे सन है। तो उसके बाद बोलती हैं ये हमारी हिस्ट्री कि उसके बाद गोनाडा सेकंड थे। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अभी हमें एम्पायर से पढ़ना है, मतलब कौन कौन सी सल्तनत यहाँ गुजरी हैं। तो उसके बाद गोनाडा सेकंड आए। जब यहाँ पे गोनाडा सेकंड आए, कमेंसमेंट ऑफ महाभारत वार, महाभारत युद्ध छिड़ गया इसी टाइम पे। उसके बाद बोलते हैं उसके बाद और 35 किंग्स आए हैं, 35 किंग्स आए हैं। लेकिन कल्हना जो है, कल्हना पंडित, इसने इनका रिकॉर्ड ये इनको लिख नहीं पाया। क्यों नहीं लिख पाए? इसको रिकॉर्ड ही नहीं मिला, मतलब इसने सोर्स ढूंढने की कोशिश की लेकिन इसको नहीं मिला। फिर इन 35 किंग्स के बारे में पीरज़ादा हसन वो इसे कंपोज करते हैं। किस टाइम पे? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के वक्त में वो इन 35 किंग्स के बारे में लिखते हैं। लेकिन कैसे लिखते हैं? जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे ही जो मुल्ला अहमद थे, उन्होंने एक बुक से, मतलब एज अ गाइड उन्होंने एक बुक को लिया था। वो बुक कौन सी थी? वो थी रत्नाकर। उस बुक का नाम था रत्नाकर। ये अर्ली संस्कृत वर्क है। ये एक किताब थी, ये संस्कृत में लिखी गई थी। उसमें इन किंग्स का जिक्र किया गया था। वो किसको मिली? मुल्ला अहमद। मुल्ला अहमद से फिर किसको ये इंफॉर्मेशन मिली? पीरज़ादा हसन को। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि कल्हना ने महाभारत पहले से स्टार्ट किया। गोनाडा फर्स्ट थे, फिर गोनाडा सेकंड, फिर 35 किंग्स आए। कल्हना कुछ नहीं लिखते हैं 35 किंग्स के बारे में, क्योंकि उनको रिकॉर्ड नहीं मिला। उसके बाद पीरज़ादा हसन इसे कंपोज करते हैं एट द टाइम ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि उस टाइम मुल्ला अहमद रत्नाकर जो अर्लियर संस्कृत वर्क है वहाँ से इसका रिकॉर्ड लेते हैं। तो देखते हैं अब है हमारी हिस्ट्री। हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पहली है मौर्यन एम्पायर। बोलते हैं ये एक सल्तनत है। इसके फाउंडर जो थे, इसके जो फाउंडर थे उसका नाम है चंद्रगुप्ता मौर्य। दिस इज डेट 322 टू 298 BC। डेट रखने की ज़्यादा ज़रूरत याद नहीं है, अगर रखोगे तो ठीक, नहीं तो डेट्स उतना नहीं पूछते हैं। उसके बाद इनके सन हैं बिंदुसारा, वो किंग बनते हैं। उसके बाद आते हैं अशोका, वो किंग बनते हैं। उसके बाद अशोका का बेटा जलूका, वो किंग बनते हैं। और उसके बाद आते हैं किंग दामोदर, किंग दामोदर आते हैं।
लेकिन मेन फोकस जो हिस्ट्री ने लिखा है इस कश्मीर के लिए मौर्यन अंपायर में, वो है अशोका। क्या है? अशोका। हमें अशोका के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है। आप इसका फाउंडर ज़रूर याद रखें, चंद्रगुप्ता मौर्य इसका फाउंडर है। ये कभी कभार पूछते हैं मौर्यन अंपायर का फाउंडर कौन था, दिस इज चंद्रगुप्ता मौर्य। उसके बाद जो मेन फोकस है ना इस सल्तनत में से, वो अशोका पे जाता है। तो देखते हैं अशोका क्या करते थे। अशोका बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। ये बुद्धिस्ट थे, मतलब ये बुद्धिज़्म रिलीजन को मानते थे। इसने पहले ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को फाउंड किया, जिसका इसने उस टाइम नाम रखा पुरंदिस्तान, जिसे आज पांद्रैठन कहते हैं। आप जानते होंगे अगर कोई कश्मीर से है, इसे कहते हैं पांद्रैठन, लेकिन उस टाइम पे इसे कहते थे पुरंदिस्तान। अशोका ने इसे फाउंड किया था, यह आप बहुत ज़रूरी याद रखें। उसके बाद अशोका ने क्या किया, इसने बहुत सारे वहराज बनाए और स्टूपास बनाए। ये क्या होता है, ये एक रेस्टिंग प्लेस है जहाँ पे ये रिलीजियस लोग बैठते थे। ये रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे इबादत करते थे। आया समझ में? जैसे इनके मॉन्क्स होंगे, इनके हेड होंगे, रिलीजियस हेड होंगे, इन जगहों पे वो बैठते थे, इन जगहों पे वो इबादत करते थे। इसने ये भी बनाए। आया समझ में? ये अशोका था। अब आप ये देखें, अशोका ने, मैंने अभी आपको बोला अशोका बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। इसने एक टेंपल बनाया, इन सारों ने बहुत सारे टेंपल्स बनाए हैं। अब अशोका ने एक टेंपल बनाया है, शिवा टेंपल, मतलब लॉर्ड शिवा की पूजा वहाँ पे करते हैं, जो शिवाइज्म को मानते हैं। वो इसने बनाया विजेशवारी, या उसे आज मॉडर्न बिजबिहारा जिसे कहते हैं ना, उस टाइम पे उसको विजेशवारी कहते थे। वहीं पे इसने शिवा टेंपल बनाया। अब इसने शिवा टेंपल क्यों बनाया, ये तो बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। इसने इसीलिए ये शिवा टेंपल बनाया ताकि लोग खुश हो जाए इससे, वो देखिए कि अशोका कितना अच्छा है, फिर वो इसके अच्छेपन को अपनाएं, फिर वो एट लास्ट में वो इसकी बुद्धिज़्म रिलीजन को भी फॉलो करेंगे। जब वो देखेंगे ये इतना अच्छा ट्रीट करता है, वो लास्ट में कन्वर्ट होने चाहिए बुद्धिज़्म में। अब क्या हमें यहाँ इस पॉइंट से हमें समझ आता है, कश्मीर में जब मौर्यन अंपायर थी, यहाँ पे शिवाइज्म भी था, मतलब लॉर्ड शिवा को भी लोग मानते थे। जो खुद अशोका किंग था वो बुद्धिज़्म को मानते थे, और इसके फॉलोअर्स होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे, वो भी बुद्धिज़्म को ही मानते थे। आया समझ में? मीन्स दो रिलीजन्स यहाँ कश्मीर में थे, लेकिन किंग खुद किसको मानता था? बुद्धिज़्म को। अशोका ने क्या किया, अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया। कहाँ पे? पतलीपुरा में। इस जगह पे बुद्धिस्ट का एक काउंसिल इसने बुलाया। इसने यहाँ पे अपॉइंट की मजंतिका, ये एक मतलब एक एजेंसी होती थी, ऐसे आप समझे। ये एक बुद्धिस्ट मिशनरी है जो स्प्रेड करती थी बुद्धिज़्म रिलीजन को कश्मीर में। जैसे आज के वक्त भी कुछ मिशनरीज निकलती हैं, वो किसी रिलीजन को मतलब किसी दूसरी कंट्री में जाती हैं या किसी स्टेट में जाती हैं, फिर एक एक मोहल्ले में जाते हैं, ये हमारा रिलीजन है, ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है। वैसे ही इसने बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मशीनरी को लॉन्च किया, जिसका नाम था मजंतिका, क्योंकि ये खुद बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। फिर क्या हुआ, फिर अशोका का बेटा आया जलूका। क्या आया? जलूका। ये भी एक किंग है। इसने सपोर्ट किया पहले शिवाइज्म को। इसने वहराज को, जिसके बाप ने बनाए थे, जहाँ पे बैठते थे ये रिलीजियस लोग, ये बुद्धिस्ट के मॉन्क्स, इसने उनको डिमोलिश किया। लेटर इसने सपोर्ट किया फिर से बुद्धिज़्म को ही। पहले ये शिवाइज्म की ओर गया, मगर लेटर ये वापस आया अपनी बाप की ही रिलीजन पे। उसके बाद इस मौर्यन अंपायर से क्या आता है, इस मौर्यन अंपायर से आता है किंग दामोदर। क्या आता है? किंग दामोदर सेकंड। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना अभी, वो गोनाडा फर्स्ट, गोनाडा सेकंड, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अभी मौर्यन अंपायर से हम देखेंगे कौन कौन सी सल्तनत इस कश्मीर से गुजरी हैं। तो किंग दामोदर सेकंड जो है ना, बोलते हैं इसके बारे में हिस्ट्री इतना लिखती है कि ये एक बड़े बिग पैलेस में ही रहता था। सपोज किया जाता है ये एक बिग पैलेस में रहता था, जिसे दामोदर करीवा कहते थे, जहाँ पे आज प्रेजेंटली श्रीनगर एयरपोर्ट जहाँ पे है ना, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसी जगह माना जाता है ये दामोदर सेकंड बड़ी पैलेस में रहता था। दिस वॉज ऑल अबाउट मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में मेन पॉइंट मैं आपको बोलूँगी क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो अशोका रिलीजियस बुद्धिस्ट को, मतलब बुद्धिज़्म को मानता था, ये मजंतिका इम्पॉर्टेंट है।
थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इसने बुलाई पतलीपुरा में, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर JKSSB एग्जाम फ्रॉम मौर्यन एम्पायर। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब है कुशन एम्पायर। जब मौर्यंस खत्म हुए, अब आई यहाँ पे कुशन एम्पायर। आफ्टर मौर्यस कश्मीर वॉज ऑक्यूपाइड बाई कुशियंस। इन लोगों को बोलते थे कुशियंस एम्पायर। कल्हना इसने रिकॉर्ड किया अकाउंट ऑफ 3 तुरुष्का किंग्स, जिन्हें कहते थे कुशियंस ऑक्यूपेशन ऑफ वैली। देखिए ये कुशन एम्पायर है ना, इनमें 3 किंग्स मेन हैं जिसे हिस्ट्री ने रिकॉर्ड किया है, जिसे हमें पढ़ना है। उन तीनों को बोलते थे तुरुष्का किंग्स। देखिए इनको क्यों बोलते थे तुरुष्का किंग्स, आप देखिए इनके नाम हुष्का, जुष्का, कुनिष्का, तो फिर इन्हें बोलते थे तुरुष्का किंग्स। ये किस एम्पायर से थे? ये कुशन एम्पायर के किंग्स थे। तो इसमें 3 ही इम्पॉर्टेंट, मतलब जिसे हिस्ट्री ने रिकॉर्ड किया है, इम्पॉर्टेंट किंग्स हैं। एक है हुष्का, इसने यहाँ पे बनाया हुष्कापुर, इसने एक टाउन बनाया, उसका नाम इसने रखा हुष्कापुर। सेकेंड है जुष्का, इसने एक टाउन बनाया जिसका नाम रखा जुष्कापुरा। थर्ड है कनिष्का, इसने एक टाउन बनाया, उसका नाम रखा कनिष्कापुरा। इन लोगों ने, इन सभी ने, चाहे हुष्का हो, जुष्का हो, कनिष्का हो, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, बहुत सारे वहराज बनाए। अब है हिस्ट्री इसके बारे में रिकॉर्ड करती हैं, कनिष्का के बारे में बोलते हैं। जो कनिष्का है ना, जो ये यहाँ पे मेन फिगर है इस एम्पायर में, कनिष्का मेन हीरो है। कनिष्का ने यहाँ पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया, कहाँ पे? कुंडलवन में। कुंडलवन को आजकल, उस जमाने में उसे कुंडलवन कहते थे, आजकल इसे हरवन कहते हैं। हरवन नियर शालीमार बाग, निशाद शालीमार हारवन, आप गए होंगे कभी कभार पिकनिक पे, तो उसे आज हरवन कहते हैं। ये भी बुद्धिज़्म को ही फॉलो करता था। इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे बुलाया। जब बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे आए, बहुत सारे यहाँ पे लोग आए, मॉन्क्स आए, बुद्धिस्ट रिलीजियस पीपल आए जो जाने माने थे इस रिलीजन के। तो यहाँ आने के बाद वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, महायाना, हिनायाना, मतलब वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गए। महायाना को यहाँ पे फाइनल शेप मिल गई। आया समझ में? इन्होंने कोई एक बात रखी, इन्होंने कोई एक बात रखी। रिलीजियस दोनों है बुद्धिज्म से, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम इस हिसाब से चलेंगे। इन महायाना को फिर फाइनल शेप मिल गई। अगर आपको बोला जाएगा कि वो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, मतलब बहुत सारे आए थे, लेकिन कुछ बहुत बड़े स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने एक्टिव पार्ट लिया इस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, वो है अश्वघोष, वो है नागार्जुना, सुंगामित्रा, जिनामित्रा, ये इनके नाम हैं। ये इन्होंने एक्टिव पार्ट, ये कुछ बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे जिन्होंने यहाँ पे एक्टिव पार्ट इस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंडलवन, जिसे आज टुडे इट इज़ कॉल्ड हरवन, वहाँ पे इन्होंने पार्ट लिया था। इट वॉज ऑल अबाउट कुशियंस एम्पायर। यहाँ पे एक नोट है, बोलते हैं, हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है कि जब गुप्ताज, कश्मीर की बात नहीं है, जब गुप्ताज रूल कर रहे थे इंडिया में, कश्मीर वॉज इंडिपेंडेंट। मतलब इंडिया और कश्मीर इकट्ठे एक ही किंग से रूल नहीं हो रहा था। कश्मीर में एक किंग होता था, इंडिया अपनी जगह जैसे चलाए वहाँ पे कोई और किंग होता था, कश्मीर इंडिपेंडेंट था। फिर क्या हुआ, ये गुप्ताज की जंग छिड़ गई हुनाज के साथ, और ये मतलब वहाँ पे इनको डिफीट मिली। फॉल ऑफ गुप्ताज हुआ ना, कश्मीर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ हुनास। ये हुनास है ना जिन्होंने गुप्ताज को पहले इंडिया में हराया, फिर इन्होंने कश्मीर पे भी कब्जा किया। हुनास में से इनका फर्स्ट किंग इन्होंने भेजा कश्मीर में, मिहिरकुला फर्स्ट हुनास रूलर। देखिए हुनास है ना, ये एक अम्पायर है, एक सल्तनत है। इन्होंने गुप्ताज को इंडिया में डिफीट दी, फिर इन्होंने कश्मीर पे भी कब्जा किया। यहाँ पे इन्होंने अपने एक बंदे को भेजा जिसका नाम था मिहिरकुला, वो फर्स्ट हुनास रूलर हेयर इन कश्मीर रहा। ये इन्होंने इतना जुल्म किया, इस मिहिरकुली ने इतना जुल्म किया, कश्मीर में आके कश्मीर के लोगों पे ही इसने टैक्स लगा दिया। एक तो ये गैर बंदा था और कश्मीर में आया, यहाँ पे हुकूमत करने लगा, और इनके लोगों, कश्मीर के लोगों पे इसने टैक्स लगा दिया। यहाँ पे इसने यहाँ के रूलर को थोड़ी सी ज़मीन मांगी। जब ज़मीन मांगी उसको चीट किया, फिर उसी के साथ जंग की, उसको हराया। यहाँ पे कश्मीर में इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। फिर तो आपको पता ही है जुल्म की भी इंतहा होती है, मतलब
डाउनफॉल हर एक चीज़ का होता है, जुल्म करते करते फिर लास्ट में इनकी डायनास्टी ख़त्म हो गई। तो उसके बाद हमारी हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है, यहाँ पे आई करकोटा डायनेस्टी। क्या? करकोटा डायनेस्टी। इन्होंने तो बहुत जुल्म किया था, कश्मीर बहुत दर्द से गुजरा। अब आई करकोटा डायनेस्टी। अब देखेंगे इन्होंने क्या कहा। इस करकोटा डायनेस्टी के लोगों को नागाज भी कहते थे, पहली हिस्ट्री में हमने पढ़ा नागाज। इस करकोटा डायनेस्टी को नागाज भी कहते थे। ये बहुत ही खैर ख्वाह थी, बहुत ही अच्छी डायनास्टी गुजरी है, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करती थी। करकोटा डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू JKSSB के लिए करकोटा डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही आपको पहले याद रखना है कि करकोटा डायनेस्टी जो है ये खैर ख्वाह थी, इन्होंने जुल्म नहीं किया, इन्होंने बहुत सुधार लाया, इन्होंने पीस लाया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाया, इन्होंने लोगों को राहत की सांस दी। तो क्या बोलते हैं, जो करकोटा डायनेस्टी है ना, इसके फाउंडर है ना वो दुर्लावर्दाना है, दुर्लावर्दाना है। इन्होंने रूल किया 625 to 621 AD। तो ये दुर्लावर्दाना इसके फाउंडर हैं। क्या है? फाउंडर। उसके बाद इस डायनास्टी में, करकोटा डायनास्टी में, आप बहुत ज़रूरी ये चीज़ याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। एक चाइनीज़ बंदा आया था, चाइनीज़ पिलग्रिम आया था यहाँ पे, उसका नाम था ह्यून सैंग। ह्यून सैंग। तो उसने विज़िट किया कश्मीर को इसी करकोटा डायनेस्टी के टाइम पे। इसने क्या देखा, जब ये कश्मीर आया इसने पाया एक बड़ा सा स्टोन गेट बारामूला पे। ये पहली बात है, इसको आप भूलेंगे नहीं। और क्या हुआ कि इसने यहाँ पे 2 साल दिए, 2 साल में इन्होंने संस्कृत और हिंदी स्क्रिप्चर्स को सीखा। आया समझ में? संस्कृत और हिंदी स्क्रिप्चर्स को इसने सीखा। ये करकोटा डायनेस्टी के टाइम पे आए थे चाइनीज़ पिलग्रिम जिसका नाम ह्यून सैंग था। इन्होंने विज़िट किया कश्मीर, वहाँ पे इन्होंने बारामूला में एक ह्यूज स्टोन गेट देखा और इन्होंने 2 साल यहाँ रह के संस्कृत और हिंदी स्क्रिप्चर्स को सीखा। अब आप यहाँ देखें, ये फाउंडर हैं दुर्लावर्दाना, मैंने आपको अभी बोला ये करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और इन्होंने रूल किया यहाँ पे कश्मीर में 625 to 661, यहाँ पे 661 है, सॉरी, हाँ 661 तक। उसके बाद आते हैं, उसके बाद जो इस करकोटा डायनेस्टी के किंग थे वो थे प्रताप द्वितीय इसके बाद के किंग थे। इस प्रताप द्वितीय ने क्या किया है, इसने यहाँ पे एक टाउन बनाया। क्या बनाया? टाउन, जिसका इसने नाम रखा प्रतापपुरा। क्या रखा नाम? प्रतापपुरा। और उसी को आजकल कश्मीर में टप्पर कहते हैं। टप्पर किसने बनाया है? प्रताप द्वितीय ने। उस टाइम इसने उसका नाम रखा था प्रतापपुरा। इस डायनेस्टी में क्या इंपॉर्टेंट है, करकोटा डायनेस्टी है ना, पहले इसके फाउंडर इंपॉर्टेंट है, वो कभी नहीं भूलना इसका फाउंडर कौन था। और चाइनीज़ बंदा यहाँ पे आया था, वो किस डायनेस्टी में आए थे, ऐसा पूछा जाता है। एक चाइनीज़ पिलग्रिम आया था कश्मीर, उसने विजिट किया, वो किस डायनेस्टी में आए थे? आपको याद रखना है, वो करकोटा डायनेस्टी में आए थे। और इस डायनेस्टी में बहुत सारे रूलर्स गुजरे, मगर इसमें जो ग्रेटेस्ट रूलर, ग्रेटेस्ट किंग जो गुजर गए वो थे, उनका नाम था ललिता दतिया मुक्तापेडिया। क्या? ये उनका नाम था। ये बहुत ही खैर ख्वाह थे, ये बहुत ही अच्छे थे, इन्होंने बहुत लोगों के लिए काम किया है, बहुत वेलफेयर के लिए काम किया है, इसीलिए इन्होंने रूल किया है 36 ईयर्स। अब पहले ही देखिए, जो किंग 36 ईयर्स तक रूल करेगा वो कितना अच्छा होगा, क्योंकि 10 साल 15 साल या 6 साल के बाद अगर किंग अच्छा ना हो तो उसका डाउनफॉल ज़रूर आता है, लोग उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। 36 ईयर्स तक इसने रूल किया है, 724 to 761 AD तक। इसको क्या था, एक तो ये ज़हीन भी था और ये वेलफेयर के लिए भी काम करता था। इसको ये चाह थी कि मैं पूरी दुनिया को फतह करूं, ये इसका मतलब एम था। इन्वेडेड एशिया एंड इंडिया, इसने बहुत सारी जगहों पे हमले किए और वहाँ पे इसने जीता भी। लेकिन यहाँ कश्मीर में ये रूल कर रहे थे ना, इन्होंने यहाँ पे बहुत वेलफेयर के लिए काम किया है। ही इज़ कॉल्ड समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, इसे कहते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। अब ये कौन है, ये आप आगे हिस्ट्री में जानेंगे। इसका टाइटल जो हिस्ट्री ने दिया है वो दिया है, ललिता मुक्तापेडिया को दिया है टाइटल समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ये टाइटल ज़रूर याद रखना।
मैंने आपको पहले ही बोला, इसको चाहत थी कि मैं पूरी दुनिया को फतह करूं। जैसे इसने क्या क्या मतलब किस किस इलाके को इसने जीता है, तिब्बत, पंजाब, कनौज, लद्दाख, बदख्शान, ईरान, बिहार, गावड़ा बंगाल, कलिंगाना ओडिशा, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, मरवर, सिंध। अब देखिए कितनी जगह पे इसने जीता है। ये मैंने बोला पहले, ये ज़हीन भी था लेकिन ये वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए भी काम करता था। देखिए इसी के बारे में हिस्ट्री ने बहुत कुछ लिखा है। हिज कमांडर इन चीफ वॉज चंकुरिया। जो इसका कमांडर इन चीफ था ना, वो चंकुरिया था, ये नाम याद रखना। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे इन्होंने डिजलेट जहलिम को साफ किया, कंस्ट्रक्शन बंड्स इन लो लाइंग एरियाज। देखिए कोई एरियाज बहुत नीचे डाउन स्लोप में रहते हैं, अगर फ्लड व्लड आ जाए, पानी गिर जाए, तो वो उन्हीं जगह पे ज़्यादा रहता है और महीनों तक वो बाहर नहीं निकलता है। फिर इसने वहाँ पे बंड्स को कंस्ट्रक्ट किया ताकि लोगों को राहत मिले, इनको फ्लड्स का खतरा ना हो। जहलिम को साफ़ किया, लोगों के यहाँ पे पीस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाया। और इसने खुद बनाया इसने अपनी कैपिटल बनाई थी, उसका नाम था परिहासपुर। इसने उस कैपिटल का नाम रखा था। वो उसे परिहासपुर को इंग्लिश में कहते हैं सिटी ऑफ प्लेजर, खुशियों, हाँ, जहाँ पे खुशियाँ हो। इसने अपनी कैपिटल बनाई जिसका नाम था परिहासपुर, जिसका मतलब है सिटी ऑफ प्लेजर। वो इसने कहाँ पे बनाई थी? नियर टेम्पल खीर भवानी। जहाँ पे खीर भवानी टेम्पल है ना, वहीं पे इसने अपनी कैपिटल को बनाया, उसका नाम रखा परिहासपुर। आया इतना समझ में? इसने बहुत कुछ किया है। अब जो इम्पोर्टेंट है जिसे हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है, वर्ल्ड फेमस टेम्पल। इट इज़ नॉट ओनली फेमस इन इंडिया और कश्मीर, इट्स फेमस थ्रू आउट वर्ल्ड। वो कौन सा है? सन टेम्पल, सन माउंटेन टेम्पल है ना, मटन खरीवा में है वो सन टेम्पल। इसको याद रखना। इसको बनाया है ललिता पीडिया मुक्तापीडिया, व्हाट्स द नेम, आप खुद से प्रोनाउंस करें। इसने ये टेम्पल बनाया। ये बड़ा ही मशहूर टेम्पल है पूरी दुनिया में। क्यों है मशहूर टेम्पल? वहाँ पे बहुत सारे मतलब आर्ट देखने को मिलते हैं, जैसे गांधरा आर्ट है, चाइनीज़ आर्ट है, ग्रीक आर्ट है, इसीलिए इसकी मशहूरियत पूरी दुनिया में है। बहुत ही अच्छे से इसने ये टेम्पल बनाया है। आफ्टर हिज डेथ, ये तो बहुत ही अच्छा रूलर था, बहुत ही अच्छा काम करता था, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करता था। लेकिन इसके बाद जो करकोटा डायनेस्टी से रूलर्स आए, किंग्स आए, वो सब के सब वीक थे, एक से बढ़कर एक वीक, एक्सेप्ट जयापीडिया। इसके जो ग्रैंड सन थे ना, ललितापीडिया के जो ग्रैंड सन थे ना जयापीडिया, वो अच्छे थे, वो काबिल थे, वो इसी के जैसे थे, काम करते थे, बाकी जगह जीतते थे। लेकिन उनके बाद जितने भी रूलर्स आए वो नाकारा थे, वो बिल्कुल मतलब उनका डाउनफॉल हो गया। तो ये हो गई ख़त्म ये डायनास्टी। ये था हमारा एंशेंट हिस्ट्री का पोर्शन। एंशेंट हिस्ट्री में क्या क्या आया था, कौन कौन सी डायनास्टीज़ थी। अब हमें पढ़नी है मिडीवल हिस्ट्री, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट, ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ये है कि प्री हिस्ट्री टूल्स में आपको एक पॉइंट याद रखना है, नियोलिथिक एरा, उसमें भी बुर्ज़हामा साइट आपको याद रखनी है। अब ये क्या है, प्री हिस्ट्री टूल्स क्या होते हैं? प्री हिस्ट्री टूल्स होते हैं मतलब जिसके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स ना हो, जिसके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स ना हो। हिस्ट्री होता है जो रिटन लाइंस हो, रिटन फॉर्म्स में किसी हिस्टोरियन ने लिखी हो। प्री हिस्ट्री होता है जब से लिखना शुरू किया लोगों ने, हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू किया, कब क्या हुआ था, उससे पहले के कुछ वाक़यात। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब लिखा नहीं होगा किसी को, हमें कैसे पता चलेगा? हमें कुछ टूल्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं, जियोलॉजिस्ट्स को मिलता है, किसी जगह उनको ज़मीन के अंदर बोन्स मिलते हैं, वो उस पर रिसर्च करते हैं ये किस एनिमल का बोन होगा। उनको कुछ गड्ढे मिलते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे। उनको कुछ दीवारों पे शक्लें मिलती हैं, वो कहते हैं यहाँ पे पेंटिंग्स करते थे लोग। उनको कुछ सुइयाँ जैसी नुकीली चीज़ें मिलती हैं, वो कहते हैं इससे वो शिकार करते होंगे। मीन्स हमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, एंशेंट रिमेन्स, एंशेंट मटीरियल्स हमें मिलती हैं। उस बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट उसको रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं कि ये क्या हुआ होगा। उसी के बुनियाद पे हम कहते हैं फिर ये पास्ट में हुआ था, ये पास्ट में हुआ होगा। तो यही है प्री हिस्ट्री टूल, जिसके बारे में कोई रिटन रिकॉर्ड ना हो, लेकिन एज पर द टूल्स वी गेट द एविडेंस दिस वाज हैपनिंग दैट टाइम। अब इसमें भी जो है नियोलिथिक,
आपको क्या रखना है याद, नियोलिथिक एरा। ये नियोलिथिक एरा पास्ट का वो एरा है, वो ज़माना है जब थोड़ी सी डेवलपमेंट आ गई, सोशल डेवलपमेंट भी आ गई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आ गई। फॉर एग्जांपल शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग टू फार्मिंग लाइफस्टाइल ऑकर्ड। जब पहले पहले इंसान थे वो सीधे शिकार करते थे, हाँ, फिर उसी रॉ मीट को खाते थे या ऐसे पत्ते खाते थे। लेकिन जब जब डेवलपमेंट आई, इन्होंने उस खाने को पकाना स्टार्ट किया, उस मीट को थोड़ा पकाना स्टार्ट किया, रोस्ट किया स्टार्ट, थोड़ा सा इन्होंने बीज बोना स्टार्ट किया, फार्मिंग को इन्होंने अपनाया, हाँ, इन्होंने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया कि नहीं हमें अब ऐसा करना चाहिए। दिन ब दिन डेवलपमेंट्स आती गई। ये वही एरा है जब थोड़ी सी डेवलपमेंट आई थी, सोशल भी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आई थी। इस एरा में क्या हुआ है, इस एरा में क्या हुआ, इस एरा में हुई थी तो क्या है, क्या आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब एक्सकवेशन स्टार्ट की, ज़मीन की खुदाई स्टार्ट की, या किसी जगह उन्हें कोई सुराख मिला वहाँ पे उन्होंने खुदाई स्टार्ट की। जब कश्मीर में इन्होंने किया, बुरज़हामा जो श्रीनगर में है, वहाँ पे इनको फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इन द कंट्री से कहते हैं। पहली बार इस पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में जो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट जो इन्हें मिली, आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिली, वो बुरज़हामा श्रीनगर में मिली। इन्होंने खुदाई स्टार्ट की, वहाँ पे इनको क्या मिला, वहाँ पे इनको मिला बहुत कुछ। लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। इन्होंने देखा डिवलिंग्स इन क्ले ग्राउंड्स। इन्होंने देखा जब इन्होंने ज़मीन की खुदाई की ना, इन्होंने देखा किसी जगह ज़मीन में यहाँ पे नैरो ओपनिंग है। फिर ये जब उसके अंदर अंदर गए ना, वहाँ पे ब्रॉड ऐसे गोल गोल बनाए थे, तो उससे पता चला कि ये इन गड्ढों में रहते थे, ये गड्ढों में रहते थे। इनको वहाँ पे सीड्स मिले। देखिए कोई क्ले का पॉट होता, कोई बर्तन होता वहाँ पे मिट्टी का बना हुआ, उसमें कुछ सीड्स मिले इनको, वीट, बार्ले, लेंटल्स। बार्ले होता है जो के दाने होते हैं ना, लेंटल्स ये पल्सेस होती हैं, वो इनको मिले ड्राइड फॉर्म में। इनको वहाँ पे कुछ कॉपर टूल्स मिले, इनको वहाँ पे कुछ शार्प एंड टूल्स मिले, स्टोन्स मिले। इनको वहाँ पे एक सिकल भी मिला जो कि होता है हेड बोन, नहीं होती है, मतलब जो सर की बोन्स होती है ना, वो हड्डियों का ढांचा, लेकिन ओनली ऑफ द हेड, जो खाली हेड का हो, उसमें इन्होंने एक होल देखा। देखो ये आर्कियोलॉजिस्ट्स कितना रिसर्च करते हैं। एक तो इनको ये गड्ढे मिले, बोला कि यहाँ पे ये रहते होंगे, ये सीड्स मिले, मीन्स ये फॉर्मिंग। अब कैसे पता कि जब इन्होंने बुरज़हामा में खुदाई स्टार्ट की, ये तो पहली साइट मिली, ये तो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसे आप भूलेंगे नहीं। अब कैसे पता ये नियोलिथिकल एरा ही था, क्योंकि नियोलिथिकल एरा को ऐसे डिफाइन किया गया कि इसमें थोड़ा फॉर्मिंग स्टाइल आया था, इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आई थी। यही मतलब कॉपर टूल्स थोड़ा इन्होंने स्टार्ट किया, पॉइंटेड टूल्स इन्होंने स्टार्ट किया ताकि उससे हंटिंग हम करें, थोड़ा फार्मिंग इन्होंने स्टार्ट की थी, तो हुआ ना ये नियोलिथिक एरा। तो इनको इसमें एक स्कल मिला, मैंने बोला ये हेड बोन्स है, उसमें एक होल मिला, होल। उसको रिसर्च करने के बाद ये लोग कहते हैं कि इनको थोड़ा सर्जिकल ऑपरेशंस आते होंगे, क्योंकि जब किसी की सर्जरी होती है ना, चाहे हेड की हो, लेग की हो, किसी इंसान को सर्जरी करता है ना डॉक्टर, तो वहाँ पे वो कुछ करते हैं ना, तो इनको वहाँ पे एक होल मिला, इनको कुछ सुइयाँ भी मिली थी। इन्होंने सोचा कि उस टाइम पे ये सर्जिकल ऑपरेशंस को जानते होंगे, इस बंदे का जो ये सिर है, जो हड्डियों का ढांचा है ये सिर का, इसमें कुछ सर्जिकल ऑपरेशंस हुई थी। तो आपको अब इतना याद रखना है कि जो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इन द कंट्री है वो है बुरज़हामा श्रीनगर। इसके बाद भी कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले यहाँ कश्मीर में, लेकिन वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी बुरज़हामा इम्पॉर्टेंट है। जैसे बगागुंड है, गुफराल है, हारी पारी गोम है, ओलचबाग है, पाम्पर है, पंजगोम है, सोमबर वाजतल है, ब्रा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। दिस वाज मिडल एंशंट हिस्ट्री। कल हम इंशाल्लाह मिडीवल हिस्ट्री करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे ज़रूर लाइक करें, बाकियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वो भी डिस्क्रिप्शन में ही है लिंक, क्योंकि जो भी हम टॉपिक ख़त्म करेंगे उसके बाद आपको इसके PDFs मिलेंगे, वो PDFs आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे ही। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।